एक परिवार में यदि एक नौजवान आईएएस हो गया और उसी परिवार में उसका दूसरा भाई पीसीएस हो गया, ये बेहतर है या हम एक इस तरह का कुछ डिज़ाइन प्लान करें कि हम एक फैमिली में वन टाइम रिजर्वेशन दें और फिर दूसरे पिछड़े वर्ग की ही उस रिजर्वेशन को उन्हीं वर्गों तक रखें, लेकिन उन्हीं वर्गों के अन्य परिवारों को तेज़ी से उसमें लाएं। शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन या ओबीसी का उसमें दूसरे वर्गों को ना दें, उनको ही दें, लेकिन हम कुछ ऐसी व्यवस्था प्लान करें कि अगर एक फैमिली में एक सरकारी नौकरी आ गई तो फिर दूसरी फैमिली में आए, तीसरी फैमिली में आए, नीचे तक जो पीछे बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनमें एक भी नौकरी नहीं है और बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनमें कई नौकरियां हैं। तो कम समय में लोग तेज़ी से आगे बढ़ें, अधिकांश परिवार इसका लाभ लें, इस तरह का भी कुछ आप लोग चिंतन कर रहे हैं? लखनऊ में जो परिवार कल्याण विभाग 2009 में मेरे पास आया, उसमें मई में मेरे पास आया और 2 जो परिवार कल्याण विभाग के डॉक्टर थे, सीएमओ थे, उनकी हत्या हो गई। लखनऊ में राजधानी में हत्या हो गई। और बड़ी मज़ेदार बात ये कि आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि राजधानी में हत्या हुई और एक सिपाही पे कार्रवाई नहीं हुई। दलितों पिछड़ों के उत्थान के लिए सियासत में रखा कदम, मायावती और काशीराम के साथ रहे बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाया। सर्वजन हिताय की सरकार में 2 बार रहे कैबिनेट मंत्री, सीएमओ हत्याकांड और एनएचएम घोटाले के बाद हो गई बसपा से दूरी। जेल से आकर बाबू सिंह कुशवाहा ने बनाई जन अधिकार पार्टी, राजनीतिक चेतना की चला रहे हैं मुहिम। आरक्षण, जातिगत भागीदारी और विधानसभा चुनाव में भागीदारी संकल्प मोर्चा की क्या होगी भूमिका, द इंडियन ओपिनियन से बता रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा। सबसे पहले कुशवाहा साहब, हम जानना चाहेंगे कि आपका जो राजनीतिक जीवन है इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, किस फैमिली बैकग्राउंड से आप आते हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की रही? देखिए, बेसिकली मेरे फादर, मेरे पिताजी किसान हैं। मैं मूल रूप से बांदा जनपद का रहने वाला हूँ। बांदा जनपद में ही एक परगना बबीरू है, वहीं पर मेरा गांव है। मेरे पिताजी किसान थे और मैं भी खेती किसानी करता था और जानता हूँ। और वहीं से हम लोगों ने शुरुआत की और पहले हम लोग एक सोशल वर्कर के रूप में हम लोगों ने काम शुरू किया और काम करते करते पढ़ाई भी कर रहे थे। पढ़ने में हम बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन पढ़ रहे थे। पढ़ाई करते करते हमारे कुछ सामाजिक संगठन और हमारे बहुत सारे साथी मिलते रहे, बात करते रहे, चर्चा करते रहे। इसी दरमियान जब हम 17-18 साल के थे तो बहुजन समाज पार्टी बनी, 1984 में बनी। और उसके बनने से, घोषणा से पहले ही जो साथी कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉई बामसेप में काम करते थे, तो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा, बामसेप की विचारधारा के बारे में चर्चा होती रहती थी। उसी दरम्यान पार्टी बनी और जो हमारे साथी थे, खास करके जो शेड्यूल कास्ट के साथी थे, वो उधर उन्होंने रुख किया। हम लोगों की विचारधारा भी मिलती थी, तो हम लोग मिल करके उनके साथ काम करने लगे। और बहुजन समाज पार्टी में काम करते करते बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ी, सत्ता में आई। हम लोग भी 2 बार विधान परिषद के सदस्य रहे। 2002 वाली 3 वाली गवर्नमेंट में भी मिनिस्टर रहा और फिर 2007 वाली गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहा। तो ये संक्षेप में ये राजनीतिक सफ़र रहा। उसके बाद 7 की गवर्नमेंट के बाद बीएसपी में ऐसी उठापटक हुई, बीएसपी एक दूसरे दौर में प्रवेश करने लगी, तो बहुत सारी घटनाएं घटी। इसी दरमियान लखनऊ में जो परिवार कल्याण विभाग 2009 में मेरे पास आया, उसमें मई में मेरे पास आया और 2 जो परिवार कल्याण विभाग के डॉक्टर थे, सीएमओ थे, उनकी हत्या हो गई। लखनऊ में राजधानी में हत्या हो गई। और बड़ी मज़ेदार बात ये कि आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि राजधानी में हत्या हुई और एक सिपाही पे कार्रवाई नहीं हुई। आप इस बात को ये जानते थे कि बीएसपी गवर्नमेंट में कोई ऐसी घटनाएं हों तो बड़ा सख्त एक्शन होता था, लेकिन लखनऊ में राजधानी में 2 हत्याएं हुई। कप्तान को और उसको तो बात छोड़िए, एक सिपाही का ट्रांसफ़र नहीं हुआ।
यहाँ पे डीजीपी बैठता है, होम सिक्योरिटी बैठता है, चीफ मिनिस्टर रहता है, और ये होम मिनिस्ट्री तो मेरे पास नहीं थी। ये घटनाएं हुई और घटनाओं में कहा गया कि भाई कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। हमारा इस्तीफ़ा हो गया, हमने रिजाइन कर दिया। फिर हत्यारों को पकड़ने की बजाय एक करप्शन का मामला आया और करप्शन की धीरे धीरे अखबार और टीवी में चर्चा हुई। पहले करप्शन की और हत्या की दोनों की चर्चा हुई, फिर धीरे धीरे हत्याओं को छिपा दिया गया और करप्शन की चर्चा हो गई। जो घटना थी हत्याओं की, फिर एक डॉक्टर मार दिया गया जेल में, संदिग्ध हालत में मर गया। फिर हत्याओं की बात खत्म हो गई, मुद्दा रह गया करप्शन का। ये बहुत गंभीर बात आप कह रहे हैं। निसंदेह कि 2 डॉक्टरों की हत्या हुई, फिर जेल में हत्या हुई, और मर्डर जैसा एक बड़ा अपराध जो है उसकी चर्चा धीरे धीरे शून्य में चली गई। आज भी रहस्य है, लोग आज भी नहीं जान पाए हैं कि उन हत्याओं के पीछे कौन था, जेल में जो हत्या हो गई उसके पीछे कौन था। और उस समय एक ऐसी सरकार थी और ऐसा नेतृत्व था जिसको कहा जाता था कि कानून व्यवस्था को लेकर बहुत गंभीर है। अगर आप उसकी तह पर जाइए, आप सब पूछना चाहते थे इसलिए मैंने बताया कि धीरे धीरे मैं ये कह रहा था कि हत्यारों को पकड़ो, तो धीरे धीरे हत्याएं तो गायब हो गई, करप्शन आ गया। तो पहले तो लोगों को ये कंफ्यूज किया गया कि करप्शन में ही हत्याओं का है, करप्शन और हत्या। तो लोगों को लगा कि नहीं, करप्शन में हत्या छिपी है, और धीरे धीरे हत्या खत्म हो गई, सिर्फ करप्शन आ गया। और करप्शन में मैं कह रहा था हत्यारों को पकड़ो, तो करप्शन में मुझे को बंद कर दिया। और आज भी जब मैं आप लोगों के बीच में बैठता हूँ, कभी चर्चा होती है या आपके बीच में प्रेस में जाता हूँ, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि NRHM घोटाला क्या है। हत्या की कोई चर्चा नहीं करता। केस तो हत्या का था, डॉक्टर मारे गए थे, लेकिन हत्याएं गायब हो गए। करप्शन में मैं जेल में बंद हो गया और मैं करप्शन की सफाई देता घूमता हूँ। मुद्दा तो हत्या का था। ये घटना हुई, इसी बीच में जब ये घटनाएं घटी तो घटनाओं के साथ साथ मेरी ये कोशिश थी कि निर्दोष डॉक्टर मारे गए हैं तो हत्यारे पकड़े जाए। इसी दरमियान बीएसपी से हमारा बीएसपी के नेताओं को नहीं लगा, उन्होंने हमको बीएसपी से अलग किया। हम जेल चले गए करप्शन में। जेल में ही हम लोगों ने रह करके जन अधिकार पार्टी बनाई, जो मानवर कांशीराम जी के विचारधारा को मानने वाले थे, जो फुले को मानने वाले थे, अम्बेडकर को, साहू को, पेरियार को, ललैया यादव को, संतराम बीए को, संत गाड़गे को, रामस्वरूप वर्मा को, जो इन विचारधाराओं के लोग थे, वो मुझसे आके मिले कि भाई जो बात काशीराम जी ने शुरू की, फुले, अम्बेडकर, साहू की, इन महापुरुषों की, वो बात तो चली गई, अब क्या किया जाए, कुछ किया जाए। तो मैं भी साबका में जेल में था, मैं पहले समझ नहीं पा रहा था। फिर सारे लोगों ने मिल करके, बैठ करके, चर्चा करके, जितने हमारे साथी थे, कि जब हम लोगों ने अपना ज़िंदगी लगाई है, 27 साल 28 साल हम लोगों ने बीएसपी में लगाई है, तो बीएसपी भटक गई हो उस रास्ते से, लेकिन हमको उस मूवमेंट को शुरू करना चाहिए। तो हम सब लोगों ने मिल करके, जो मानवर कांशीराम विचारधारा थी जिसको लेकर के वो चले। फिर से मैं रिपीट करूं, महापुरुषों का नाम फुले, साहू, अम्बेडकर, पेरियार, ललैया यादव, रामस्वरूप वर्मा, संतराम बीए, संत गाड़गे, अवंतीबाई, अहिल्याबाई होलकर, ये जो सारे महापुरुषों की विचारधारा थे, इसको ले करके हम लोगों ने एक जन अधिकार पार्टी का गठन किया। और आज उसी जन अधिकार पार्टी के साथ हम आपके बीच में हैं। जो ये नारा कभी होता था कांशीराम जी का कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर आपके कैमरा में आए तो ये नारा दिखाइए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस नारे को लेकर के ये कभी कांशीराम जी लगाते थे शुरू में, ये नारा बीएसपी का ख़त्म हो गया, लेकिन ये नारा हमारे साथ आज भी है और इसी नारे के साथ हम लोग चल रहे हैं। और अच्छा है, जितनी हमारी 5-7 सालों में हम लोगों ने कोशिश की है। हमारा हर ज़िले में संगठन है, पूरी ज़िले की कमेटी है, विधानसभा की कमेटी है। अगर आप कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा के बाद अगर आप उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों में, जो छोटे राजनीतिक दल हैं, आप किसी भी पार्टी के बारे में चर्चा करेंगे तो किसी का संगठन पूरे प्रदेश में नहीं होगा।
हमारी पार्टी का संगठन पूरे प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, इतनी जगह हमारा संगठन है। और हम लोग उत्तर प्रदेश में 17 का चुनाव भी लड़े। पार्लियामेंट में कांग्रेस से गठबंधन था, 7 सीटें हमें मिली थी, तो हम पार्लियामेंट यहाँ भी लड़े। 2-3 सीटें हम लोगों ने मध्य प्रदेश में भी लड़ी, 2-3 सीटें हम लोग महाराष्ट्र में लड़े, 2 सीटें हम बिहार में लड़े थे। कुशवाहा साहब, आज एक बड़ी जिज्ञासा जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनके भी मन में रहती है, और बीएसपी के भी बहुत से कार्यकर्ताओं के मन में एक प्रश्न उठता है कि आपको मायावती जी के बहुत निकट माना जाता था। कहा जाता था कि मुख्यमंत्री आवास और आपके बंगले के बीच में एक पैसेज भी था कि जब आपको चाहे बहन जी चाहे जब बुला लेती थी और आप तुरंत जाते थे और सारी जिम्मेदारियां आप उठाते थे सरकार के संचालन में, और संगठन के संचालन में भी उस समय आपकी बड़ी भूमिका थी। तो आपके उनसे जो मतभेद हो गए, ऐसा कौन सा विषय रहा कि आप उनसे दूर हो गए, वो आपसे दूर हो गई, जबकि बहुत विश्वसनीय रहे आप उनके, और सरकार के गठन से लेकर, जैसा कि आपने बताया कि बसपा की मजबूती में आप सब ने अपना योगदान दिया, और आपके परिश्रम से, आप लोगों की मेहनत से बसपा को पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनी थी। तो वो कौन से कारण रहे, कहाँ पर बात ऐसी बिगड़ गई कि जिस पार्टी में आपने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा बिताया, उस पार्टी को छोड़ के अलग होना पड़ा? क्योंकि वर्कर्स आज भी इस बात को जान नहीं पाए, मन में उनके प्रश्न उठते हैं। देखिए, जब मैं नवंबर 11 में जब बहुजन समाज पार्टी ने मुझे अलग किया, बहुजन समाज पार्टी ने क्यों मुझे अलग किया, ये तो बहुजन समाज पार्टी बता सकती है। मैं इतने कह सकता हूँ कि मैं उस विचारधारा के साथ था जो मानवर कांशीराम जी की थी, बाबा साहब अम्बेडकर की थी, फुले की थी, साहू की थी। मैं उस विचारधारा को लेकर चलने वाला था, उस विचारधारा के पक्षधर था। मैं इस विचारधारा के भी पक्षधर था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं किसी जाति मजहब के खिलाफ नहीं था, मैं कहीं रोड़ा भी नहीं था, और बीएसपी का एक कल्चर भी नहीं था कि बीएसपी के नेता के अलावा कोई दूसरी बात सोच सके, तो मैं सोचता भी नहीं था। मेरी पूरी निष्ठा भी थी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मैंने कोई गलती नहीं की है। और बाकी क्या कारण रहा उसका जवाब तो बीएसपी के लोग दे पाएंगे, इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मैं अपने को जानता हूँ कि मैं बीएसपी में रहा, मेरा इतना लंबा समय रहा, तो जो मेरा नैतिक कर्तव्य था वो मैंने पहले भी निभाया, और अलग होने के बाद भी मैंने उसे निभाया। मैंने जो मेरी जिम्मेदारी थी, जो मुझे करना चाहिए था, वो मैंने किया। अब 22 का चुनाव नज़दीक है, और जैसा कि आपने बताया कि यूपी के हर जनपद में और विधानसभाओं तक आपने अपने संगठन को विस्तार दे दिया है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है कि कम समय में आप उत्तर प्रदेश की 400 से अधिक विधानसभाओं तक यदि अपने संगठन को विस्तार दे चुके हैं। एक संकल्प मोर्चा जो बना है, इसमें आप लोगों की जो सहभागिता है 9 दलों की, तो लगभग कितनी सीट पर आप अपने कैंडिडेट्स उतारने की तैयारी कर रहे हैं? और उत्तर प्रदेश में जो वोट शेयर है, जो पब्लिक के जो मतदाता हैं, कितने प्रतिशत वोट शेयर आप देख रहे हैं कि आपकी तरफ आ रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के बारे में आपसे कहना चाहूँगा कि पहले आपको ये क्लियर हो कि आज तक हम लोग कितने लोग हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा में जन अधिकार पार्टी है, भागीदारी संकल्प मोर्चा में राष्ट्रोदय पार्टी है बाबूराम पाल जी, भागीदारी संकल्प मोर्चा में है केवट रामधनी बिन जी, भारतीय मानव समाज पार्टी। हमारे साथ हैं वंचित समाज पार्टी आदरणीय रामकरण कश्यप जी। हमारे साथ हैं सीनियर हैं श्रीमती कृष्णा जी के हस्बैंड हमारे साथ रहे हैं। जब हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहते थे तो सोनेलाल पटेल साहब प्रदेश के महासचिव थे। तो अपना दल कमेरावादी के श्रीमती कृष्णा पटेल जी हैं, देवेंद्र लोधी जी हैं, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी जो कभी उन्होंने बनाई थी, अब देवेंद्र लोधी जी चला रहे हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हैं, प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, और एक पिछड़ा समाज पार्टी है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, वो हमारे साथ। ये 10 पार्टियां हैं। इन लोगों ने मिल करके हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। जो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस नारे से सहमत हैं। एक समान शिक्षा पद्धति के विचार से सहमत है कि गरीब का बेटा हो या अमीर का बेटा हो,
कोई प्राथमिक विद्यालय में पढ़े, कोई पब्लिक स्कूल में पढ़े, लेकिन पाठ्यक्रम एक हो, शिक्षा एक हो। ये बहुत बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आज के नेता इस विषय पर चर्चा कम करते हैं। और निश्चित तौर पर जो देश में असमानता है और जो एक खाई बनती जा रही है, तमाम प्रयासों के बाद भी समाज एक रूप में नहीं सामने आ रहा है, उसकी वजह शिक्षा भी है। हमारे जो नागरिक, जो हमारे बच्चे तैयार हो रहे हैं, जो टीनेजर्स, नौजवान तैयार हो रहे हैं, अगर एक जैसी शिक्षा हो तो आपस में सामाजिक समरसता भी बेहतर होगी। एक बड़ा विषय आपने उठाया। तो ये हमारा है पहले दिन से कि भाई ठीक है, बड़े आदमी का बच्चा वो एसी में, कूलर में, सोफे में बैठ के पढ़ ले, गरीब का बच्चा टाटपट्टी में बैठ ले, लेकिन पाठ्यक्रम एक हो, किताब एक हो, ताकि जब वो परीक्षा में बैठे, हाँ, तो उसको ये कहना ना पड़े कि मैं तो सीबीएसई का पढ़ा नहीं हूँ, मैं तो आईसीएसई का पढ़ा नहीं हूँ, मैं तो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, कुछ हीन भावना भी उनके अंदर आ जाती है। तो ये भावना न रहे, इसलिए पाठ्यक्रम एक हो। और जो हमारे संविधान की मूल भावना है कि फ्री शिक्षा, 14 साल के बच्चे को, जाति मजहब की बात नहीं है, 14 साल तक के बच्चे को फ्री शिक्षा, दो हमारे संविधान की मूल भावनाएं हैं कि 14 साल तक के बच्चे को फ्री शिक्षा, और हमारे प्रदेश की और देश की राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि कोई भूखा न रहे, कि ये जो संविधान की जो मूल भावना है इसका दोनों का पालन हो। किसान को खाद बीज सस्ता मिले, बिजली सिंचाई के लिए फ्री मिले, उसकी उपज की सही कीमत मिले। आज आप देख रहे हैं गांव से पलायन हो रहा है। अगर किसान नहीं रहेगा, खेती नहीं होगी तो क्या खाएगा, और फिर लोग शहरों में कितना रहेंगे, शहरों में कितना बर्डन जाएगा, कितना वजन हो जाएगा शहर। अगर हम चाहते हैं कि लोग गांव से पलायन न करें तो हमें किसान का मनोबल बढ़ाना पड़ेगा, उसकी फसल की उपज की कीमत अच्छी देनी होगी, हमें प्रोत्साहन देना होगा, खाद बीज सस्ता देना होगा। ठीक है, आप डीजल पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, सीमा से ज़्यादा महंगा कर रहे हैं, आप कुछ तो स्कीम लाइए, किसान को सस्ता करिए, उसकी ज़मीन का वो देख करके कि भाई आपको इतना डीजल लगेगा, आप उतना सस्ता करिए, उतने कम से कम सिंचाई के लिए आप सब्सिडी पे डीजल दें, बिजली उसको कम करें। फ्री नहीं कर सकते तो पहले तो फ्री करें, नहीं तो कम करें। अगर वो कर्जा लेता है, आप लीजिए उससे पैसे, अगर आप उसकी फसल की कीमत अच्छी दे रहे हैं, फसल पैदा हुई है। लेकिन अगर फसल अकाल पड़ गया है, सूखा पड़ गया है, बाढ़ आ गई है, अगर फसल नहीं पैदा हुई है तो कहाँ से कर्जा देगा। आप अभी तक 11-12 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर चुके कुछ लोगों का। इस देश का जो थोड़ा पैसा है, पूरे देश के किसानों का 1-2 लाख करोड़ रुपया होगा, जिसमें पूरा देश समाहित है, उसको हम नहीं कर पाते। और कुछ लोगों का, गिनती में 100 लोग भी नहीं हैं, 40-50 लोगों का हम लोगों ने 10-12 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर दिया। तो किसान के लिए भी स्कीम होना चाहिए, किसानों के भी हित में होना चाहिए, गरीब के हित में भी होना चाहिए। इन विचारों से जो हमसे सहमत था, ऐसे लोगों ने, हम लोगों ने मिल करके गठबंधन बनाया है और हम पूरी मजबूती के साथ पूरी 403 सीटों पर लड़ेंगे। ये जो है ना गठबंधन, ये इतना वोट है कि उत्तर प्रदेश में 30% में सरकार बनती है, और ये वोट अकेले हमारे साथ 40-45 साल, जितने लोगों को मैंने बताया 45% वोट है। हमारे साथ मुसलमान भाई भी जुड़ रहे हैं, दलित समाज के लोग हैं, तो ये वोट लगभग पहुंच जाता है 65-70% के करीब, और 30% में तो गवर्नमेंट बनती है। तो हमारी पूरी कोशिश है, हमारे सारे साथी, घटक दल, भागीदारी संकल्प मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, वो सब अपनी अपनी जगहों में लगे हुए हैं और पूरी मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। कुशवाहा साहब, आपने बताया कि जो आपका गठबंधन है और समाज के सभी वर्गों को जोड़कर लगभग 70% मतदाताओं को आप आकर्षित कर रहे हैं अपनी नीतियों की तरफ, जो आपने नीतियां बताई, और कुछ बेहद आपने महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए हैं। शिक्षा का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी सत्ता में है। बीजेपी ने अभी हाल में ही ओबीसी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है। उन्होंने संशोधन करके मेडिकल एजुकेशन में रिजर्वेशन बढ़ाया है, मतलब दिया है उनको, जो रिजर्वेशन वहाँ पे ओबीसी का नहीं था। उनका कहना है कि उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। समाजवादी पार्टी का भी फोकस लगभग उन्हीं वर्गों पे है जिन वर्गों की आप बात कर रहे हैं। वो भी दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक की बात करके वो भी कह रहे हैं कि सब हमारा वोट शेयर। तो लगभग जो मतदाता हैं उन्हीं वर्गों पर लगभग सभी दलों का फोकस है और सभी दल उन मतदाताओं को आकर्षित कर रहे हैं। ऐसे में वोटों का विभाजन यदि कई टुकड़ों में होता है तो ऐसा नहीं लगता है उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा?
देखिए, वोटर तो वही है। अगर हम कहें अपर कास्ट, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटी, उसी में कांग्रेस भी काम किया, उसी में बीजेपी भी कर रही, उसी में सपा, उसी में बसपा। कभी एक ज़माने में सोचिए शेड्यूल कास्ट कांग्रेस के साथ होता था, कांग्रेस कहती थी हम सबसे बड़े हितैषी हैं, लेकिन काम हुआ वही शेड्यूल कास्ट कांग्रेस के गवर्नमेंट रहते रहते कांग्रेस को धराशाही किया और बीएसपी के साथ खड़ा हुआ। वही मुसलमान भाई कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस से हटा और समाजवादी पार्टी में शिफ्ट किया। वही अपर कास्ट जो बीजेपी कांग्रेस में था वो बीजेपी में शिफ्ट हुआ। तो इसी तरह से समाजवादी पार्टी जो काम कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। देखिए, आपने नीट की परीक्षा की बात की, ये लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, बैकवर्ड क्लास के लोगों को, जो 3 साल नहीं मिला है। 11,000 बच्चे ओबीसी के ऐसे थे, पाल का बच्चा, बघेल का बच्चा, निषाद का, कश्यप का बेटा, मौर्य का बेटा, कुर्मी का बेटा, यादव का बेटा, चौहान का बेटा, राजभर का बेटा, भुर्जी का बेटा, विश्वकर्मा का बेटा, ये बच्चे सब डॉक्टर होते 11,000। 3 साल उन्होंने रोजर कोटा नहीं दिया है, वैन रखा नहीं दिया है, 27% रिजर्वेशन। इस साल चुनाव है जब बड़े पैमाने पर विरोध किया, भागीदारी संकल्प मोर्चा ने और लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध किया, तो इस साल उन्होंने किया, लेकिन 3 साल का ले गए वो। तो ये अच्छी तरह से लोग जानते हैं। जो अभी उन्होंने संविधान में संशोधन किया, उन्होंने ही संविधान में पहले संशोधन किया था कि स्टेट गवर्नमेंट को राइट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे ले गए थे, वही ले गए थे, फिर उन्होंने वापस कर दिया। इससे क्या मिला? चर्चा के अलावा ओबीसी को क्या मिल गया? जब 10% आपने रिजर्वेशन लागू किया तो 1 हफ्ते में पूरे देश में लागू हो गया, और 27% का रिजर्वेशन 91 से या 93 से कहूँ लागू है। आज तक रिजर्वेशन कोटा नहीं पूरा हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसों में 6 से 7% ओबीसी के लोग हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में सचिवालय में अगर आप सेक्रेटरी पद में कहिए तो एक भी ओबीसी का नहीं है। जो हमारे बैकवर्ड क्लास में सबसे मजबूत यादव कम्युनिटी है, उनका भी कोई नहीं। तो आपने 91 से अभी तक क्या दिया? और आपने जो संविधान संशोधन किया तो इसमें क्या दिया? आपने मंत्री बना दिया, स्टेट मिनिस्टर बना दिया, राज्य मंत्री बना दिया। ये तो हम जानते हैं ना राज्य मंत्री के पास क्या होता है। एक कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, उसके पास है क्या बेचारे के पास? वो कर क्या पाएगा? आपने कहा कि हमने इतने स्टेट मंत्री बना दिया, आप मंत्री बता रहे हैं? है किसी के पास कोई मंत्रालय जो कुछ कर सकता है? लेकिन उनका ये तर्क है कि हमने राष्ट्रपति अनुसूचित जाति से बनाया, देश के प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो और उनका ये कहना है कि भाई वो लगातार प्रतिनिधित्व सबको दे रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति से आते हैं। क्या इस पर संतोष नहीं होना चाहिए? क्या ये एक उन्होंने न्याय नहीं किया है पिछड़े वर्गों के साथ? इस तरह का तर्क है, इसको आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, ये पिछड़ी जाति को और अनुसूचित जाति के लोगों को ये बताने की अब ज़रूरत नहीं रह गई। खास करके मैं अनुसूचित जाति की बात करूँ, अनुसूचित जाति को ये बताने की ज़रूरत नहीं रह गई है कि आपका राष्ट्रपति बनाया तो आपको कितना सम्मान मिला। वो बेचारे बैकवर्ड क्लास से शेड्यूल कास्ट के साथ ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी लोग। वो जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास क्या पावर है, महामहिम राष्ट्रपति के पास क्या पावर नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, क्या उन्होंने किया, वो अच्छी तरह जानते हैं। वो बाबा साहब अम्बेडकर में जो कांग्रेस से अलग रहे और जो कांग्रेस ने अपने साथ शेड्यूल कास्ट को लेकर के चला, उनमें क्या फ़र्क है वो शेड्यूल कास्ट के लोग अच्छी तरह जानते हैं। बैकवर्ड की मैं बात करूं, अगर हम बैकवर्ड में यादव समाज की बात करूं तो यादव समाज अच्छी तरह जानता है बीजेपी में और समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या फ़र्क रहता है उनके लिए खास करके। तो वो तो नहीं जाएगा। मोदी जी को क्या बैकवर्ड नहीं मानते हैं लोग? पहले इस पर बात चलती, इस पर जाए। अब आप मैं कहूँ कि मेरे समाज के लोग मंत्री भी हैं, अच्छी पोजीशन में हैं, मैं उनको कोई कसूरवार नहीं कहता हूँ, लेकिन आज़ादी के बाद खास करके जिस समाज में मैं आता हूँ, कभी भी इन 74 सालों में मेरे समाज की कभी एक आध घटना हो गई हो, लेकिन जो इन 15 महीनों से घट रहा है, खास करके इन 2 महीनों से, कभी ऐसा अन्याय अत्याचार नहीं हुआ। मैं आपको घटनाएं बताता हूँ। चंदौली में एक नाबालिग लड़की रेप किया गया और पुनः पोस्टमार्टम की उसको पानी में फेंक दिया।
कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक सीओ थी, लेडी सीओ थी, वो चाहती थी कार्रवाई हो, लेकिन समाज की मेरी बिरादरी की उसके साथ रेप हुआ, उसके मुंह पे भूसा घास भरी गई, मार के फेंक दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सही लोग पकड़े भी नहीं जा रहे अभी 22 तारीख को 23 तारीख को हाथरस में मेरे समाज की लड़की 10 साल की उठा के ले गए, रेप किया और मार के फेंक दिया। फतेहपुर में मेरे समाज की 2 बेटी जिसके मिनिस्टर हैं, 2 बेटियों के साथ रेप हुआ, अलग अलग तारीख में, वो मार के फेंक दिया। क्या केशव मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य ये सब अपना धर्म निभाने में विफल हो रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ आपसे, तो मैं ये उनको नहीं कह रहा हूँ। ओरिजिनल जिम्मेदारी तो जो सरकार की है, जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, सरकार तो मुखिया के इशारे पे चलती है ना। जो पार्टी का हेड है उसकी विचारधारा क्या है उसके हिसाब से चलती है ना। अगर ज़िले में मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, अगर उसको थाने का स्टेशन इंचार्ज रहना है तो कप्तान की मर्ज़ी से चलना है ना। तो अगर ज़िले में स्टेट में किसी को मिनिस्टर रहना है तो जो मालिक है उसके इशारे पे चलना है ना। नहीं तो क्या ये लोग उस सरकार का हिस्सा हैं जो सरकार अत्याचार कर रही है? क्या केशव मौर्य उस नेतृत्व के साथ सहभागी हैं? स्वामी प्रसाद उस टीम का हिस्सा हैं जो टीम अन्याय कर रही है, जो टीम पिछड़ों को के साथ उपेक्षा कर रही है? क्या ये भी माना जाए कि योगी आदित्यनाथ के राज में पिछड़ों पर सुनियोजित रूप से अत्याचार हो रहा है? वो स्वयं क्या पिछड़ों के विरोधी हैं? देखिए, मैं जितना जान पा रहा हूँ, अगर सरकार की मंशा और अगर बीजेपी की मंशा और सरकार की मंशा सही है तो जुल्म जास्ती नहीं होती। अधिकारी सरकार का इशारा समझता है। अगर सरकार का इशारा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, घटनाएं तो हो जाती हैं, हर गवर्नमेंट तो हो जाती हैं। आप एक्शन तो लीजिए, आप एक्शन लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। और सब एक तरह की घटना, बस्ती में एक घटना हो गई, एक बच्ची के साथ रेप हुआ और ज़बरदस्ती कंप्रोमाइज़ करा रहे हैं, कोई कार्रवाई, वो भी हो रहा है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अपराध तो एक समाज की कहें कि एक विफलता है। अपराध सिर्फ सरकार से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये कि कार्रवाई ईमानदारी से हो और ठोस संदेश देने वाली कार्रवाई हो जिससे अपराधियों का मनोबल टूटे। आरक्षण को लेकर तमाम चर्चा होती है। आरक्षण भी एक राजनीति का बड़ा मुद्दा है हमारे देश में। कुशवाहा साहब, आप क्या मानते हैं? बहुत से लोग ये चर्चाएं कर रहे हैं कि अगर हम वाकई में वर्गों को आगे, जो पीछे रह गए हैं, जो मुख्य धारा में आगे नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें अगर हम बराबर लाके खड़ा करना चाहें तो हमें आरक्षण की व्यवस्था को किस तरह से हम प्रभावी बनाएं, किस तरह से सशक्त बनाएं। एक परिवार में यदि एक नौजवान IAS हो गया और उसी परिवार में उसका दूसरा भाई PCS हो गया, ये बेहतर है या हम एक इस तरह का कुछ डिज़ाइन प्लान करें कि हम एक फैमिली में 1 टाइम रिजर्वेशन दें और फिर दूसरे पिछड़े वर्ग की ही उस रिजर्वेशन को उन्हीं वर्गों तक रखें, लेकिन उन्हीं वर्गों के अन्य परिवारों को तेज़ी से उसमें लाएं। शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन या OBC का उसमें दूसरे वर्गों को ना दें, उनको ही दें, लेकिन हम कुछ ऐसी व्यवस्था प्लान करें कि अगर एक फैमिली में एक सरकारी नौकरी आ गई तो फिर दूसरी फैमिली में आए, तीसरी फैमिली में आए, नीचे तक जो पीछे बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनमें एक भी नौकरी नहीं है और बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनमें कई नौकरियाँ हैं। तो कम समय में लोग तेज़ी से आगे बढ़ें, अधिकांश परिवार इसका लाभ लें, इस तरह का भी कुछ आप लोग चिंतन कर रहे हैं? देखिए, रिजर्वेशन पर हम चर्चा करें, लेकिन जुल्म जास्ती पर मैं 2 मिनट बोल दूँ। बिल्कुल। तो जो आप पहले ये सवाल किया कि गवर्नमेंट कि ऐसे लोगों की गवर्नमेंट है जो वीकर सेक्शन को न्याय नहीं देना चाहते हैं, आप उसको अच्छी तरह से समझिए। मैं कहना नहीं चाहता, आप खुद समझिए आपको क्या लगता है। अगर सरकार की मंशा है कि हमें जास्ती नहीं होने देना है, कड़ा एक्शन लेना है, तो क्या ऐसी घटनाएं हों और एक तरह की घटना रेप हो, मार दें, कोई कार्रवाई ना हो? तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो माननीय मंत्री लोग हैं उनका दोष है, ये सिस्टम पे कमी है सरकार का। और जो सरकार जिस सब पार्टी की सरकार है उनकी नीयत ठीक नहीं है। OBC के लिए या शेड्यूल कास्ट के लिए उनकी नीयत ठीक नहीं है, वो नहीं उनको न्याय देना चाहते हैं। अब आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो देखिए, रिजर्वेशन हमारे देश में सामाजिक और शैक्षिक आधार पर है, आर्थिक आधार पर नहीं है। हमारे देश में जो व्यवस्था है, आप पत्रकारिता जगत में हैं, आपके साथी बैठे हैं, मेरे साथी भी कुछ बैठे हैं। हमारे देश में कुछ लोगों को जाति के आधार पर सम्मान है, कुछ लोगों को जाति के आधार पर अपमान है।
हमारे देश की जो समाज व्यवस्था है। लेकिन अब तो लोग आधुनिक हो रहे हैं, ये विसंगतियां रहीं समाज में, लेकिन आज मायावती के नेतृत्व में सतीश मिश्रा काम करते हैं, उनके बराबर की कुर्सी पे नहीं बैठते हैं, छोटी कुर्सी पे बैठते हैं। आज तो आप देख रहे हैं आपकी पार्टी में भी स्वयं बहुत से ऐसे कार्यकर्ता होंगे जो तमाम जातियों से होंगे, ऐसी जातियों से भी होंगे जिन्हें ऊंची जाति कही जाती, आपको भी प्रणाम करते होंगे, नमस्कार करते होंगे। तो क्या अच्छे मनोबल से, अच्छी नीयत से इस व्यवस्था को हम बदलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, या फिर हम आरक्षण को केवल एक राजनीति का अस्त्र बना के देखना चाहते हैं? देखिए, आप थोड़ा सा, अब आप लोगों ने इसको मेरी बात काट करके इसको कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप मायावती जी का उदाहरण दीजिए या अखिलेश जी का दीजिए या हमारा दीजिए, हम कितने लोग हैं और हम किस लायक हैं। कुछ लोग अदर बैकवर्ड के या शेड्यूल कास्ट के लोग कुछ स्टेटों में गए और स्टेटों के पास बहुत सारे राइट नहीं हैं, वो सारे राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। कोई पहुंचा, पहुंचने के पहले वो निपटा दिया गया, कहीं पर कोई फंस गया, कहीं पर कोई फंस गया और फिर उससे वो निकल नहीं पाया। आप बहुत सारे सिस्टम पे जाइए, जुडिशरी में कितना है, बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का आदमी कितना जुडिशरी में, हमारे देश के हाई कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट में कोई है। हमें हर तरफ सोचना पड़ेगा। फिर दूसरी तरफ आप ये सोचिए कि इस रिजर्वेशन से पहले, क्या रिजर्वेशन पहले से तो नहीं चला रहा हमारे देश में, इसमें किसी को विरोध मत मानिए। परोक्ष रूप में जिसको हम रिजर्वेशन कहते नहीं हैं, क्या ऐसा रिजर्वेशन हमारे देश में है या नहीं? आप जानते हैं कि है या नहीं? बोलिए। अब रिजर्वेशन कहिए, वो रिजर्वेशन संवैधानिक और समाज में सामाजिक रिजर्वेशन आपकी स्वतंत्रता पे आधारित है। ये आपकी इच्छा है कि आप जो है, आप अपने मन से ये आपको निर्णय लेना है कि फलाने अगर कोई पंडित जी ठाकुर साहब हैं तो आप उन्हें मानते हो कि नहीं। लेकिन जहाँ संवैधानिक रिजर्वेशन है वहाँ आपको निर्णय नहीं लेना है, आप वहाँ मानने के लिए बाध्य हैं। अगर संविधान ने कह दिया है, अगर हमारी गवर्नमेंट ने कोई वैकेंसी निकाली है तो 50% हमें SC ST OBC को हमें देना ही देना है। वहाँ पर एक कानूनी बाध्यता है। भारत जब स्वतंत्र हुआ, अगर हम भारत की प्रगति, भारत की नई आधुनिक यात्रा की अगर आप गिनती भारत की स्वतंत्रता से गिनती करेंगे या तब से करेंगे जब मुगलों का, अंग्रेजों का शासन था, भारत की आधुनिक यात्रा की गिनती आप कब से करना चाहते हैं? देखिए, आप बुद्धिजीवी आदमी, जब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान लागू हुआ तब से ना आप भारत की आधुनिक यात्रा की गिनती प्रारंभ करेंगे, या जब मुगलों का, अंग्रेजों का शासन रहा, या 1000 वर्ष पहले की बातों को हमें भारत को अगर आधुनिक स्वरूप देना है तो निश्चित तौर पर मैं आपकी बात का प्रबल समर्थक हूँ। क्योंकि आपने मेरा विचार मांगा है, इसलिए मैं पत्रकार हूँ, मैं यहाँ आपसे राजनीतिक चर्चाएं तो मैं उसमें आपका मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि वो आप लोगों का काम है, परंतु आपने मुझसे प्रश्न किया। निसंदेह भारत में हर व्यक्ति को, किसी भी माँ की कोख से जन्म लेने वाले व्यक्ति को मान, सम्मान और हर तरह का अवसर बराबरी से मिलना ही चाहिए। सबको ये अधिकार होना चाहिए कि कोई भी किसी के बगल में बैठे, किसी को भी बराबर इज्जत मिले। किसी भी परिवार की बेटी हो, जैसे आपने बताया कि बेटियों के साथ घटना हुई, ये शर्मनाक है हम सभी के लिए, ऐसा नहीं है। जिन बेटियों के साथ आपने अभी घटनाओं का जिक्र किया, ये शर्मनाक है हम सब के लिए, सत्ता चलाने वालों के लिए। खाकी वर्दी पहने हुए जो बैठे हैं, IAS IPS जो लग्जरी गाड़ियों से घूम रहे हैं, उनका भी धर्म है कि किसी भी बेटी के साथ अत्याचार ना हो। तो आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। देखिए, हमारे देश में संविधान में को लागू होने में और पुरानी विचारधारा की वजह से यही दिक्कत है। अगर हम संविधान को मान लें जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारी पुरानी विचारधारा है और संविधान से जब हम मेल करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान भी जलाया जाता है। आपने देखा होगा वहाँ पर पार्लियामेंट के सामने जहाँ धरना प्रदर्शन होता है, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे लोग बैठते हैं। अभी पिछली बार जब सरकार थी मोदी जी की, उसमें भारत का संविधान जलाया गया। किन लोगों ने जलाया, आपको वो देखना पड़ेगा। संविधान के मतलब समझिए जो आप कह रहे हैं। संविधान निर्माताओं का जो मत था कि जो लोग सामाजिक तौर पर, जिनको सामाजिक तौर पर इज्जत सम्मान नहीं मिला है और जिनको पढ़ने लिखने का राइट नहीं था, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम पढ़ने के अवसर दें, नौकरियों में भी जाने का मौका दें, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा में आ जाएं। आप जो उसका विश्लेषण करते हैं
जो हम उसको कहते हैं बच्चों को गुमराह किया जाता है, जो वर्ग संघर्ष की बात आ जाती है ना कि बताइए साहब हम बहुत होशियार हैं तो हमको नहीं मिलेगा और उनको रिजर्वेशन है इसलिए मिल जाएगा। आप उसको ऐसे समझिए कि आपको खाने पीने का मौका मिला, कसरत करने का मौका मिला, और हम बिना खाए पिए बिना कसरत के आप हमसे कुश्ती लड़ें तो आप ही जीतेंगे। इसका समाधान तो आपने खुद ही थोड़ी देर पहले कहा कि अगर हम समान शिक्षा नीति लागू करते हैं देश में, अगर हम एक जैसी शिक्षा, चाहे वो पंडित जी का लड़का हो, चाहे ठाकुर साहब का लड़का हो, चाहे यादव जी का लड़का हो, चाहे गौतम समाज का बेटा हो, किसी भी वर्ग का बेटा हो, अगर एक शिक्षा एक जैसी एजुकेशन हम देंगे तो एक जैसी नॉलेज उसमें, और जो आपने बात कही कि फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, कम से कम अच्छी शिक्षा, मुफ्त शिक्षा सभी के लिए और एक जैसी शिक्षा, अगर ये सुनिश्चित किया जाए तो प्रतिस्पर्धा एक बराबरी के स्तर पर हम कम से कम कॉम्पीट करने के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए लोगों को एक बराबरी के स्तर पर ला पाएंगे। जब ये हो जाए तब ना, और जब ये हो जाए तब आपको 20 साल लगेंगे। जब ये जनरेशन पढ़ने जाएगी, एक समान शिक्षा पद्धति पढ़ लिख करके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करेगी, कंपटीशन देगी तो 20 साल लगेंगे ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बात आपकी। समानता लानी है तो 20 साल लगेंगे ना। तो पहले हम ये वातावरण तो तैयार करें। देखिए, रिजर्वेशन देना और कानून बनाना उसके 2 महत्व हैं। कानून इसलिए बनाया गया, आप उसको अच्छी गंभीरता से समझिए, कि जब पढ़े लिखे नहीं थे लोग तो सिलेक्शन कमेटी में कोई नहीं है, तो ये कानून बनाया गया कि भाई जो सिलेक्शन कमेटी में होगा उसकी जिम्मेदारी होगी कि पक्षपात ना हो, न्याय हो। आपको इतने % इन लोगों को लेना पड़ेगा। उसमें भी बुद्धिजीवी लोगों ने लगाया, दिमाग लगाया कि साहब 3 बार ही करेंगे, कितनी बार करेंगे, अगर नहीं आएगा तो क्या करेंगे, कहीं भाई 3 बार कहिए अनफिट, अगर नहीं आता है तो चौथी बार उसको जनरल से भर लीजिए। क्या क्यों नहीं कोटा पूरा हुआ? 91 से 2021 है, OBC का बच्चा फिट नहीं मिला कि 27% IAS IPS का कोटा पूरा हो जाए, नहीं फिट मिले। कोई OBC का बच्चा इतना कमज़ोर है कि वो नहीं जा सकता है। OBC का बच्चा तो देश चला रहा है, प्रधानमंत्री है, तो वो कमज़ोर कैसे हो सकता है? उस पर हम नहीं जा रहे हैं, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। उस पर जाएंगे तो बहुत डिटेल की बात होगी, उस पर मत जाइए। उसको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमारे देश में KG बालाकृष्णन साहब अनुसूचित जाति में जन्म लेने वाले भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश भी हुए। तो किसी भी जाति का बच्चा टैलेंटेड सभी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, सभी टैलेंटेड हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कितने विषयों से PhD की थी, तो टैलेंट का तो यहाँ पर कोई विषय ही नहीं है, सभी टैलेंटेड हैं, बस मौका मिलना चाहिए। मौका मिले तब ना, बात मौका की है। मौका मिले तो ना। एक बालाकृष्णन हो गए, कितने बालाकृष्णन हैं? बहुत लोग हैं, लेकिन जब मौका दिया जाए तब ना। जब मौका ही नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे बेचारे। तो एक का तो आपने बना दिया कि चीफ जस्टिस रहे, और कोई है हो तो बताइएगा उनको। देश में उच्च न्यायालयों में, सर्वोच्च न्यायालय में, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि मौका ज़रूर मिलना चाहिए सबका। तो हम लोग राजनीतिक विषय पे आए हैं, अदरवाइज आप भी अपने मूल विषय से और हम सब रिजर्वेशन पे ही घंटों चर्चा करेंगे। आपने कहा कि 403 सीटों पे लड़ाएंगे, 403 सीटों पे लड़ाएंगे, लेकिन बात छोड़ करके आप फिर मैं बात छोड़ नहीं रहा हूँ। मैं आपकी बातों से बिल्कुल वहाँ पर सहमत हूँ जहाँ आप कहते हैं कि अवसरों की समानता। मेरी कौन सी बात से असहमत हैं आप? मैं आपकी किसी बात से असहमत नहीं हूँ, मैं आपकी किसी बात से असहमत नहीं हूँ। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि हमें समरसता का वातावरण बनाना होगा। हम अगर रिजर्वेशन के लिए रास्ता निकालते हैं, अगर हम पिछड़े वर्गों की तरक्की के रास्ते को निकालने के बारे में गंभीरता से काम करें, तो वो रास्ता ऐसा ना हो जो समाज को कटुता की ओर, नफरत की ओर ढकेले। वो रास्ते भी प्रेम से निकलें, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ये कहते थे कि हमें समानता को दूर करना है, नई असमानता नहीं क्रिएट करनी है। ठीक है, हमें फिर समानता को हासिल करने के लिए नई असमानता नहीं खड़ी करनी है। हम कभी भी अगर हम लोग आपस में उलझे रहेंगे तो हमारे देश की दशा, हमारे आसपास क्या हो रहा है पूरे विश्व में, ये भी हम देख रहे हैं। तो हमें न सिर्फ राष्ट्र के अंदर एक प्रतिस्पर्धा का न्यायपूर्ण वातावरण बनाना होगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिस्पर्धा है वैश्विक, उसमें भी हमें भारत को आगे लेके जाना है। ये भी जिम्मेदारी है। देखिए, ये जब शब्द हम कहते हैं ना कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम भारत को आगे लेके जाना है, तो ये शब्द बहुत कहने में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप पहले इस पे ये सोचिए कि भारत जब यहाँ विकास के रास्ते पर जाएगा तब तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नाम होगा। और भारत विकास के रास्ते पर जब जाएगा जब यहाँ का बच्चा विकास के रास्ते पर जाएगा, यहाँ का किसान विकास के रास्ते पर जाएगा, यहाँ की बहन बेटी की सुरक्षा रहेगी,
मजदूर खुशहाल होगा। जब सब हम विकास के रास्ते पर जाएंगे तो देश विकास के रास्ते पर जाएगा, तो देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होगा। हम सब गरीब रहें तो देश आपका विकास नहीं कर सकता है। तो ये जो शब्द है ये बड़ा मज़ेदार शब्द। भारत का पर्याय जो है, भारत का पर्यायवाची भारतवासी। जब हम भारत की बात करते हैं तो हम भारत के सभी नागरिकों की बात करते हैं। लेकिन भारत के विकास का अर्थ यही माना जाए कि भारत के सभी नागरिकों का विकास। लोग ये कहते हैं कि अपनी छोड़ो देश की बात करो, तो जो देश की, फिर उन्हें देश का अर्थ ही नहीं पता। देश एक भौगोलिक टुकड़ा नहीं है, देश एक जमीन का प्लॉट नहीं है। देश तो देशवासियों से ही देश बनता है। तो लोग ये समझ लेते हैं कि हम अलग हैं, देश अलग है, तो उन्हें अपने विकास का पता नहीं रहता। वो सोचते हैं अपनी बात छोड़ दो, देश की करो। और उन्हें पता नहीं है जब आप करेंगे विकास तो ही देश करेगा। इसलिए ये शब्द जो हैं बहुत लोगों को गुमराह करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे लोग तरक्की करें तो देश तरक्की करे। लोग तरक्की करेंगे तो मैं करूँगा, समाज तरक्की करेगा तो भी मैं करूँगा, सब लोग मिल के करेंगे तो ही देश बनेगा। तो हमें देश को अगर बनाना है तो मैं पहले तो यही चाहूँगा कि हमारी जो सरकारें हैं अपने देश के लोगों के बारे में सोचें, उनके बच्चों के बारे में सोचें, उनके रोज़गार के बारे में सोचें। जो देश की हमारी एक एक संस्था बिक रही है, अगर बिक जाएगी तो बच्चे रोज़गार कहाँ करेंगे? आप ना कह पाएँ एक अलग बात है, लेकिन कल्पना करिए कि आने वाला कल आपके बच्चों का कैसा होगा। रेलवे अभी 400 रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, 150 ट्रेनें बिक गई हैं, बीमा कंपनी बिक रही हैं, सारी चीज़ें बिक रही हैं। हमारे आपके बच्चों का क्या भविष्य होगा? जो शिक्षा का नया कानून आया है, किसानों का जो नया कानून आया है, जिस दिन लागू हो जाएगा आप भी प्रभावित होंगे उससे। हम नहीं अकेले होंगे, किसान अकेले नहीं होगा। किसान तो इतना ही प्रभावित होगा कि उसका सस्ता बिक जाएगा। जब भी देश में कुछ चीज़ें बिगड़ेंगी तो देश के सभी नागरिकों पर असर पड़ेगा उसका। लेकिन किसान को तो इतना नुकसान होगा कि उसका सस्ता बिक जाएगा, लेकिन खाना तो आपको भी है। जब वो खाने की चीज़ है, भूख का सौदा है। अब सोना चांदी में कहते हैं उतने बार नहीं पहनते हैं लोग, रोटी तो रोज़ खानी है लोगों को, 2 बार 3 बार खानी है। उससे जितना फ़ायदा है उससे फ़ायदा सोने चांदी में नहीं है। इसलिए भूख का सौदा है। जिस दिन वो कानून लागू होगा वो किसान हट जाएंगे, उस दिन आपको, हमको, सबको पता चल जाएगा। जो शिक्षा का बिल आया है, प्राथमिक विद्यालय से लेकर हायर एजुकेशन तक प्राइवेट सेक्टर को देने का है। आप कल्पना करिए, जब सरकारी मेडिकल कॉलेज में हमारे बच्चे का एडमिशन हो तो 3 से 4 लाख रुपया में पढ़ के आ जाता है। और जो प्राइवेट को जाएगा, उस कानून में है कि फ़ीस अपनी मर्ज़ी से तय करेंगे। तो प्राइवेट में कितना लगता है पैसा एक बच्चे को पढ़ने में? 1 से 1.5 करोड़। कितने लोग अपने बच्चे को डॉक्टर बना पाएंगे? जो फीस IIM अहमदाबाद की पहले कम थी, IIT की कम थी, वो कितनी बढ़ गई? कहाँ से गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा? तो ये सारी चीज़ें, ये सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि सरकार अगर सबके साथ न्याय करना चाहती है, समानता का दर्जा देना चाहती है, तो इन सब चीज़ों में उसे ठीक करने की ज़रूरत है। फीस कम करे, सबको समान मौका दे, ताकि गरीब का बच्चा, आप समान मौका दीजिए। जब वो भी पढ़ लिख करके खा पी के पहलवान हो जाए तो 1 2 3 बोल दीजिए, फिर बराबरी पे खड़े होके दौड़ेंगे। लेकिन जब तक जिसने तैयारी की है, आप ये बताइए, रिजर्वेशन पर मैं बोलता हूँ, एक झोपड़ी में रहता है, गरीब बस्ती में रहता है, ठीक से बिजली भी नहीं है, ठीक से संसाधन नहीं है, कुछ है नहीं उसके पास। एक तरफ उसका बच्चा पढ़ रहा है, उसकी माँ दिन रात काम करती है, और एक तरफ उसका बच्चा पढ़ रहा है जो हवेली में रह रहा है, कोठी में रह रहा है, उसके पास सारी सुविधाएं। और फिर हम कहें कि आप बराबरी पर आओ, तो कैसे बराबरी पर आएगा? आप एक तरफ घी दूध खा रहे हैं और उसके पास सूखी रोटी है, और फिर आप कहो बराबरी से लड़ो, कैसे लड़ेगा वो? आप उसको मौका दीजिए। अब मानते हैं, इसलिए दीजिए कि आपने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी, रोक रखा था आपने, इसलिए व्यवस्था करिए आप, तब तो समानता होगी ना। इसलिए रिजर्वेशन जो है वो रोजी रोटी का सवाल नहीं है। रिजर्वेशन नौकरी का सवाल नहीं है। रिजर्वेशन का मुद्दा हिस्सेदारी का है, भागीदारी का है, कि हम भी इस देश में रहते हैं, हमारा भी इस देश को बनाने में योगदान है। तो इस देश की जो सरकारी नौकरियां हैं, प्राइवेट है, धन संपदा है, ज़मीन जायदाद है, सब में हमारा हिस्सा होना चाहिए। रिजर्वेशन का मामला ये है, ये मैं आपसे कहता हूं। भागीदारी संकल्प मोर्चा
आपने बताया कि 403 सीटों पे लड़ेंगे, क्या उम्मीद दिख रही है, कितनी सीटें जीत कर लाएंगे? और सीटें लाएंगे तो ही भागीदारी बनेगी सरकार में, क्योंकि भागीदारी संकल्प मोर्चा को अगर अपनी बातों को लागू करवाना है तो सत्ता की ज़रूरत पड़ेगी। सत्ता ही परिवर्तन का अस्त्र है, इसीलिए राजनीतिक दल सब संघर्ष करते हैं कि उन्हें मौका मिले सत्ता चलाने का, ताकि वो परिवर्तन कर सकें। आप पहले भी सत्ता में रहे हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा की सत्ता में भागीदारी की क्या संभावना देख रहे हैं? देखिए, मेरे आपके विचार बहुत मिलते हुए हैं। मैं जो रोज़ कहता हूँ वो मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने लोगों को रोज़ कहता हूँ कि अगर हमें कुछ भी हासिल करना है तो हमें विधानसभा और लोकसभा पहुँचना पड़ेगा, और विधानसभा और लोकसभा पहुँचने के लिए आपके वोट की ज़रूरत है। जिस वोट से आपने दूसरे को भेजा है वही आपके लिए कानून बनाएगा, वही लागू करेगा, वही आप भी मान रहे हैं। तो हम लोग इस दिशा में लगे हुए हैं कि हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा मजबूत हो, हमारी जन अधिकार पार्टी मजबूत हो। हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जीत करके, हम ये तो नहीं गारंटी कर सकते कि हम अपने बल पर आज की स्थिति पे बना रहे हैं, लेकिन अभी 2-3 महीने हैं और जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि हम बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे। नहीं बना पाएंगे तो हमारे बिना भी किसी की नहीं बनेगी। और बड़ी मज़ेदार बताऊं, हमारे बिना कोई जीतेगा भी नहीं। ये 3 पार्टियों के बीच में भागीदारी संकल्प मोर्चा ऐसा है, जिधर प्लस होगा उधर ही जीतेंगे, और जिधर नहीं प्लस होगा वो हारेगा। तो क्या कुछ सर्वे भी कराया है आपने? क्योंकि आजकल तो सर्वे का ज़माना है, सब पार्टियां सर्वे करा के टिकट बांटती हैं, सर्वे करा के जो है पदाधिकारी रखती हैं। कोई सर्वे है कि लगभग कितनी सीटें हमारी झोली में आ रही हैं और क्या पावर होगी हमारी? बात करेंगे तो किस ताकत से बात करेंगे? जब सीटें होंगी उसी आधार पे आप मंत्री पद मांगेंगे, उसी आधार पर भागीदारी होगी। देखिए, जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे विधानसभा का संगठन तो सभी जगह है, लेकिन अगर मैं बूथ लेवल पर बात करूं तो मैं 126-27 सीटों पर मेरी बूथ लेवल तक मेरी पार्टी की, कम समय में छोटा संगठन है, हमें 127 सीटों पर हम लोगों की बूथ लेवल तक कमेटी है। और अभी कई महीने हैं, यानी अभी आप आगे भी पहुंचेंगे? जो नहीं, मेरी अकेले की है, मेरी पार्टी की। और अभी ओम प्रकाश राजभर जी की ठीक पार्टी है, पूर्वांचल में उनका समाज की आबादी है। इधर तो मान लीजिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन उधर पूर्वांचल में अपना वो काम कर रहे हैं। हमारे बाबूराम पाल जी हैं, उनकी पार्टी है। श्रीमती कृष्णा पटेल जी जो बहुत मजबूत समाज है, वो काम कर रही हैं। लेकिन उनकी बिटिया तो मोदी जी के मंत्रिमंडल में है। ठीक है, वो दावा करती है कि उसका अपना दल असली वाला है। ठीक है, उनका दल असली वाला है। हमारे साथ तो उनकी मम्मी है, तो हम तो मम्मी का ज़्यादा सम्मान करते, उनका भी सम्मान है। हाँ, मान लीजिए। तो हम लोग मिल करके अच्छी कोशिश में हैं और हम लोग बेहतर रिजल्ट देंगे और अच्छा चुनाव लड़ेंगे, और जब चुनाव आएगा तो आपको समझ में आएगा। तो हाँ, बड़ी रोचक बातचीत हुई, और निश्चित तौर पर कुशवाहा साहब एक मझे हुए नेता हैं, एक अनुभवी नेता हैं, और अपनी बातों को कहने के लिए, अपनी बातों के समर्थन में आपके पास बड़े अच्छे तर्क भी हैं। और एक बहुत बड़ा विषय आप उठा रहे हैं, समान शिक्षा का। निश्चित तौर पर ये जो विषय है, ये सभी वर्गों के जो संवेदनशील युवा हैं उनको आकर्षित करेगा ये विषय, क्योंकि जो बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो भी ये मानते हैं कि भारत को अगर मजबूत बनाना है और सभी युवाओं को अगर हमें समान दृष्टि में रखना है और एक रूप से सबको मजबूत बनाना है, तो कम से कम शिक्षा में जो भेदभाव बनाने वाली शिक्षा है, कहीं बच्चे अंग्रेज पैदा हो रहे हैं और अंग्रेजी शिक्षा से और बड़े अंग्रेज बन जा रहे हैं। इसी भारत में वो अपने भारत के ही जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं उनको दूसरी दृष्टि से देख रहे हैं, और वो बच्चे जो गरीब परिवारों में जन्म ले रहे हैं, वो बच्चे जब आगे चल के टेक्निकल एजुकेशन के लिए जाते हैं तो उनका हिंदी बैकग्राउंड एक बाधा बन जाता है उनके लिए, क्योंकि बीटेक एमटेक करना है उनको या आधुनिक विषयों में पढ़ना है तो वहाँ हिंदी में किताबें भी उपलब्ध नहीं हैं। तो समान शिक्षा प्रणाली निश्चित तौर पर एक बड़ा अस्त्र है। और भी तमाम मुद्दे हैं, भागीदारी की बात कुशवाहा साहब कहते हैं, ये वो मुद्दे हैं जो देश की बड़ी आबादी को प्रभावित करते हैं, और आपका दल, आपका गठबंधन आने वाले चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है, और ये निश्चित तौर पर बड़ा रोचक होगा 2022 का महासंग्राम, और इस संग्राम के एक अहम योद्धा होंगे बाबू सिंह कुशवाहा।